ये आधी रात का समा था। रशियन एयरलाइन एरोफ्लोट की फ़्लाइट 593 रशिया से हांगकांग के लिए रवाना थी। अभी फ़्लाइट को टेक ऑफ किए हुए 49 मिनट ही हुए थे और प्लेन 35,000 फीट पर क्रूज़ कर रहा था कि तभी कॉकपिट का डोर नॉक होता है। पायलट अपने कैरियर की सबसे बड़ी गलती करता है और प्लेन में बैठे 75 लोगों की ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, यानी कि मौत की गिनती। तो आइए 4 टीवी की एक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये 23 मार्च 1994 की एक खूबसूरत रात थी और मॉस्को के एयरपोर्ट पर एयरबस A310 अपने आखिरी मराहिल में था, यानी कि फ्यूल भरी जा चुकी थी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन के इंजन का मुआयना कर रहे थे, क्योंकि इस फ्लाइट को अगले कुछ मिनटों के बाद ही 7,569 किलोमीटर का एक तवील सफ़र करना था। अब ऐसी बात नहीं थी कि इस एयरबस का ये पहला सफ़र हो, चूँकि ये एक कमर्शियल फ़्लाइट थी, इसीलिए हर हफ्ते ये फ़्लाइट इतना लंबा सफ़र करती थी। और तो और फ़्लाइट में पायलट भी वही हैं जो लास्ट वीक इस फ़्लाइट को हांगकांग से रशिया लेकर आए थे, जिनमें सबसे बड़े और एक वेल एक्सपीरियंस्ड पायलट एंड्रे विक्टरोविच थे, जिनके पास 9500 घंटों का एक एक्सपोजर था, जिसमें से 950 घंटे इन्होंने इस एयरबस को उड़ाया था। आज ये कैप्टन की ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। इनका साथ दे रहे थे फर्स्ट ऑफिसर ईगोर विजिलीविच, जिनके पास 5885 घंटों का एक्सपीरियंस था। क्योंकि ये 9 घंटों की एक लंबी तरीन फ़्लाइट थी, इसीलिए इस फ़्लाइट को 3 पायलट्स इसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और तीसरे नंबर पर आते हैं रिलीफ कैप्टन यारोस्लाव वडीमिरोविच। यहाँ पर रिलीफ कैप्टन का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट ऑफिसर को रेस्ट करना हो या तबीयत अचानक ख़राब हो जाए, तब कंट्रोल्स रिलीफ कैप्टन को दिए जा सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ पर इस रिलीफ कैप्टन के पास भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन मसला ये था कि इनके पास आवर्स का तो बेतहाशा एक्सपीरियंस था, लेकिन इन सब को ज्वाइन किए हुए 2-2 साल ही हुए थे, जबकि फ़र्स्ट ऑफिसर को तो अभी 1 साल ही हुआ था। लेकिन इन पायलट्स की बदकिस्मती तो ये थी कि इनमें से किसी को भी कॉकपिट के रूल्स का पता ही नहीं था। बिल्कुल, यही वायोलेशन आगे चलकर इनको मौत के मुंह में धकेलने वाली थी। इस एयरबस A310 को 1990 में रशिया ने कॉमर्सेंट बिजनेस वीकली में भी शामिल किया था, इसलिए कि इस दौर का महंगा तरीन प्लान होने के साथ साथ ऑटो पायलट सिस्टम के भी साथ था। इस फ्लाइट को टेक ऑफ तो शाम में 6 बजे करना था, लेकिन रिलीफ कैप्टन, जिनके साथ इनके 2 बच्चे एल्डर और याना पहली बार हांगकांग वेकेशंस एंजॉय करने जा रहे थे, इस वजह से ही रिलीफ कैप्टन की वजह से फ़्लाइट 32 मिनट डिले हो जाती है। इस प्लेन में बैठे हैं 63 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स भी मौजूद हैं। ATC की सारी चेकिंग के बाद आखिरकार 6:39 पर फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेती है और चंद मिनट बाद ही फ़्लाइट 30,000 फीट पर क्रूज़ करना शुरू कर देती है। ठीक 27 मिनट बाद फ़्लाइट 34,000 फीट को भी अचीव कर लेती है। अभी तक प्लेन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। टेक ऑफ के ठीक 6 घंटे बाद फर्स्ट ऑफिसर रेस्ट करने चले जाते हैं और रिलीफ कैप्टन को कंट्रोल सीट संभालने को दे दी जाती है। यह रात के 12:43 हो रहे थे और प्लेन साइबेरिया के ऊपर उड़ रहा था। अभी आधा सफ़र हुआ था और आधा सफ़र पड़ा था कि अचानक ही कॉकपिट पर नॉक होता है। कॉकपिट के दरवाजे पर खड़े होते हैं एल्डर और याना। 12 साल की याना, जिसने पहली बार इतने मॉडर्न जहाज़ के कंप्यूटराइज्ड डिस्प्ले को देखा था, इसको यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये 1994 का ज़माना था और 9/11 अटैक से पहले किसी भी लॉ एंड रेगुलेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि कॉकपिट में आने की इजाज़त है या नहीं। इस ही वजह से दूसरे पायलट ने भी रोकने की कोशिश नहीं करी। अभी याना दरवाजे पर खड़ी ही थी कि अचानक ही कुड्रिन स्काई को बोलता है, कम एंड सिट हेयर नाउ इन माई सीट, वुड यू लाइक दैट। बस ये बोलने की ही देर थी। रात के 12:47 से इन 75 लोगों की ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जी हाँ,
याना लेफ़्ट सीट पर बैठती है और यहाँ याना अपने वालिद से कहती है मुझे ऊपर कर दें, और सीरियसली कुडरिन स्काई सीट को एडजस्ट करके हाइट बढ़ा देता है ताकि याना को एक अच्छा व्यू मिल सके। अभी याना को सीट पर बैठे 5 मिनट ही गुजरे थे कि कुडरिन स्काई याना से पूछता है क्या तुम जहाज़ उड़ाओगी, और फिर क्या, याना स्टीयरिंग को पकड़ती है और टर्न करना शुरू कर देती है। लेकिन जहाज़ जहां ऑटो पायलट पर फ्लाई कर रहा था, इसीलिए जिस डायरेक्शन में याना स्टीयरिंग घुमा रही थी, प्लेन इस डायरेक्शन में जा नहीं रहा था कि तभी पायलट ऑटो पायलट हेडिंग को 90 पर ले जाता है और प्लेन थोड़ा सा मूव करता है, यानी कि डायरेक्शन बदलता है। लेकिन याना समझती है कि कंट्रोल कॉलम में से मैंने प्लेन की डायरेक्शन बदली है, और 12:51 पर याना सीट से उतर जाती है और एल्डर सीट संभाल लेता है। कुडरिन स्काई इसके साथ भी वही करता है जो याना की बारी में किया था, लेकिन यहाँ गलतियाँ होना शुरू हो गई थी। एल्डर ने कंट्रोल कॉलम को कई बार टर्न किया, जिसकी वजह से एयरप्लेन ऑटो पायलट से हट गया और मैनुअल हो गया। जो लोग सो रहे थे अब वो हिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि प्लेन 45 डिग्री तक एक तरफ झुक गया था और पैथ डिस्प्ले में प्लेन वापस पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये जब ही होता है जब आसपास कोई एयरपोर्ट मौजूद हो, लेकिन प्लेन तो अभी साइबेरिया के ऊपर से फ्लाई कर रहा था, जहां कोई भी एयरपोर्ट मौजूद ही नहीं था। ये सोचते हुए ही पायलट को 9 सेकंड गुजर गए थे और अब तक प्लेन 90 डिग्री तक एक तरफ झुक गया था। और शायद ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि इस वक्त तक भी एल्डर ही पायलट सीट पर मौजूद रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन किसी भी पायलट से संभाला नहीं जा रहा था। अंधेरा इस कदर था कि इनको नहीं पता था कि ज़मीन हमारे से कितनी दूर है। 35,000 फीट का एल्टीट्यूड मेंटेन रखना बेहद मुश्किल हो गया था, और अब प्लेन 140 के नॉट्स की स्पीड यानी कि 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आने लगा और ठीक 12:58 पर गिर कर तबाह हो गया। यानी कि एल्डर और याना के आने के ठीक 15 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। जब प्लेन का कांटेक्ट 2 घंटे से किसी से भी नहीं हुआ, यानी कि हांगकांग से भी नहीं और रशिया से भी नहीं, तो दोनों मुल्कों ने सर्च टीम क्रैश साइट ढूंढने के लिए लगा दी। और सर्च टीम को भी दूसरे दिन एक रिमोट हिल साइड कुज़नेट्स्क आलाटाई से इस जहाज़ का मलबा मिला और 75 में से कोई भी शख्स जिंदा नहीं रहा। जब एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई तो पता चला कि कॉकपीट में 2 बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन रशिया ने यह मानने से ही इनकार कर दिया। पर 28 सितंबर 1994 में ट्रांसक्रिप्ट ने सारे राज फाश किए। और पायलट की एक गलती की वजह से 75 लोग मारे गए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। मैं मिलूँगा 4 टीवी की अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।